सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरएस फैंटेसी जोन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कैरेबियन प्रीमियर लीग के पहले मुकाबले के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि खेला जाने वाला है वॉरियर्स और नाइट राइडर्स के बीच में। तो यह इस सीरीज़ का पहला मुकाबला है। तो ज़्यादातर लोगों को कोई पिच रिपोर्ट या फिर इस पिच का बिहेवियर कैसा रहता है, पिछले सीज़न खिलाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, कौन से वो प्लेयर्स हैं जो इस मैच में आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकते हैं, कौन से वो प्लेयर्स हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस मैच में साबित हो सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में मैं इसी वीडियो में बात करने वाला हूँ। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और आप लोग अंत तक देखिए, तो आप लोगों के लिए स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों ही जीतना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और मैच से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके, क्योंकि मैं इसी चैनल पे आप लोगों के लिए ऐसी ही डीप एनालिसिस वीडियो लेके आता रहता हूँ। और रेगुलर मैं ऐसी वीडियोस लेके आता हूँ जिसमें कि आप लोगों को मैं पूरा स्टेट दिखाता हूँ, हर एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर समझाता हूँ, क्या उसमें चेंजेस हो सकते हैं, उनका क्या परफॉर्मेंस हो सकता है, उनका क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हर चीज़ मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में कवर कर देता हूँ। और वीडियो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट तक जाता है, तो अगर फिर भी अगर आप लोगों को विन करना है तो आप लोगों को 10 से 15 मिनट तो देना ही होगा। और अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मेरी फाइनल टीम, टॉस अपडेट, प्लेइंग 11 हर चीज़ आपको वहीं से मिलेगी। अगर मेरी वीडियो बनाने के बाद कोई इंजरी अपडेट आती है, क्योंकि मैच में अभी थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है, आई थिंक 2 दिन के आसपास का टाइम अभी बचा हुआ है मैच में, तो अगर इसके बाद कोई इंजरी की अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे बता दूंगा, या फिर अगर ज़्यादा इंजरी की अपडेट्स हुई तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एज ए शॉर्ट वीडियो पूरा समझा दूं कि क्या बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस होंगे और क्या चेंजेस सारे हुए हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आप लोगों को एज ए शॉर्ट वीडियो जानना अच्छा लगता है या फिर सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि मैं टेलीग्राम चैनल पर भी वॉइस मैसेज करके भी आप लोगों को बता सकता हूँ। तो ये इस पर मुझे थोड़ा डाउट है, आप लोग खुद ही बताइए कि क्या आप लोगों को कैसे पसंद आता है, एज ए शॉर्ट वीडियो या फिर टेलीग्राम चैनल पर। अब अगर मैं इस मैच की बात करूँ तो यह मैच जो है 26 अगस्त को शाम 7:30 बजे से खेला जाने वाला है। अगर वेन्यू की मैं बात करूँ तो वेन्यू होगा वार्नर पार्क ST किड्स में। अब अगर मैं इस वेन्यू पर खेले गए मुकाबलों की बात करूँ तो आखिरी 5 मुकाबलों की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो है पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने सिर्फ और सिर्फ 1 मुकाबला जीता है, और सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं, और 1 मुकाबला जो है वो बारिश की वजह से रद्द हो गया था, तो उसी वजह से हो नहीं पाया है। अब एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ का देखिए तो सिर्फ 119 का है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का पिच है और वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों को आप लोग जानते ही हो कि सारे के सारे हिटर बल्लेबाज होते हैं, मगर फिर भी सारे हिटर बल्लेबाजों के होते हुए भी यहाँ का जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है वो सिर्फ और सिर्फ 119 का है। तो इसी वजह से आप लोगों के लिए गेंदबाज इस मैच में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मगर फिर भी जो रिसेंट पिच रिपोर्ट होगी वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, और वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर ही दे दूँगा, क्योंकि लाइव मैच देखते हुए जब मुझे पिच रिपोर्ट दिखेगी या फिर पिच दिखेगी तो उसके हिसाब से क्या पिच का बिहेवियर हो सकता है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे ही बताऊंगा। अब अगर मैं एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर की बात करूँ तो वो 93 का है। यहाँ पे जो हाईएस्ट टोटल अब तक बना है वो 182 का बना है, जो कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले में बना था, और लोएस्ट टोटल जो है वो 45 का है, जो कि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के मुकाबले में ही बना हुआ है। अगर मैं दोनों ही टीमों के लास्ट खेले गए मुकाबलों की बात करूँ तो दोनों ही टीमें खुद में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि आप देखिए तो वॉरियर्स ने पिछले 5 में से 4 मुकाबले जीते हुए हैं, जबकि नाइट राइडर्स ने पिछले 5 में से 5 मुकाबले जीते हैं, और मुझे थोड़े बहुत फेवरेट नाइट राइडर्स इस मैच में लग रही है। अगर मैं विनिंग चांसेस की बात करूँ ना तो 60% चांस है कि नाइट राइडर्स जीते और 40% चांस है कि वॉरियर्स जीते, मगर फिर भी आपको एक टक्कर का मुकाबला देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि दोनों ही टीमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और मुकाबले में आपको मज़ा भी जरूर आएगा। अब अगर मैं लास्ट 5 मैचेस की हेड टू हेड की बात करूँ तो TKR ने 3 मुकाबले जीते हैं और 2 मुकाबले जो है वॉरियर्स ने जीते हैं, तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो कि टक्कर काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं वॉरियर्स के प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की बात करूँ तो ब्रेंडन किंग ओपन करते हुए नजर आएंगे, और जो स्टैट्स मैंने दिखाए हैं CPL के हैं और कहीं के नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ CPL के स्टैट्स इंक्लूड किए हैं, क्योंकि यहाँ का पिच जो है वो थोड़ा अलग ही रहता है। और पिछले सीजन जितना मैंने CPL देखा था ना, ये चीज़ आप लोग नोट करके रखिएगा कि पिछले सीजन जितना मैंने CPL देखा उसमें पूरी की पूरी श्रृंखला में स्पिन ने डोमिनेट करके रखा हुआ था, क्योंकि स्पिनर्स जो थे वो किसी मैच में कोई स्पिनर 3 विकेट लेता है तो किसी मैच में कोई स्पिनर 3 विकेट, और स्कोर जो है काफ़ी लो रहता था। तो अगर उसी तरीके का पिच का बिहेवियर रहा तो आप लोग उसी तरीके का एक टीम कॉम्बिनेशन बनाइएगा, जिसमें कि स्पिनर्स को आप लोग ज़्यादा रखिएगा, उसके बाद ऐसे बॉलर्स जो कि फर्स्ट इनिंग में डेथ में गेंदबाजी कर सकते हैं और सेकंड इनिंग में पावर प्ले में कर सकते हैं, और बाकी जो है बैट्समैन आप लोग बेस्ट रख लीजिएगा जो कि टिक के खेल सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो कि आते ही हिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर पिच अच्छी नहीं रही तो वैसे बल्लेबाज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। अगर मैं किंग के स्टैट्स की बात करूँ तो इन्होंने अब तक कुल 41 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 37 पारियों में इन्होंने 879 रन किया है, 130 का स्ट्राइक रेट है, 28 का एवरेज है और 132 का इनका हाईएस्ट स्कोर है। तो प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं, और जिस दिन चलते हैं उस दिन ये एक लंबी पारी खेल देते हैं, जैसे कि वेस्ट इंडीज़ के सारे बल्लेबाज ही होते हैं कि वो या तो 10 रन के अंदर आउट हो जाते हैं या फिर वो एक बड़ी पारी खेल देते हैं, और ये भी उसी तरीके के प्लेयर हैं।
उसके बाद अगर मैं हेमराज की बात करूँ तो इन्होंने अब तक कुल 22 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 476 रन किया है, 115 का स्ट्राइक रेट है, 22 का एवरेज है और 66 का हाईएस्ट स्कोर है। और 22 मुकाबलों में इन्होंने 12 मुकाबलों में गेंदबाजी भी की है, जिसमें कि इन्होंने 6 विकेटें निकाली हैं। गेंदबाजी अगर करते भी है तो यह पार्ट टाइम करेंगे, एक या 2 ओवर ही करते हुए आपको नजर आएंगे, 4 ओवर तो मुझे लगता नहीं है कि यह कर पाएंगे। इसके बाद मैं बात करूँ ना तो देखिए बैटिंग ऑर्डर में बहुत ज़्यादा चेंजेस पॉसिबल हैं, क्योंकि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो हेटमायर तो है वो 4 नंबर पे खेलने चाहिए, ये अगर 4 पे खेलेंगे या फिर ये 5 पे खेलेंगे। और मलिक और पूरन इन दोनों में डाउट है, और हेटमायर और हफीज़। क्यों देखिए ऐसा हो सकता है कि मलिक को नीचे 6 नंबर पे खिलाया जाए और पूरन खुद 3 पे आ जाए, या फिर हफीज़ को 4 पे खिलाया जाए और हेटमायर 5 पे खेले, या फिर हफीज़ को भी 3 पे खिलाया जा सकता है, हेटमायर 4 पे और मलिक 5 पे। तो बैटिंग ऑर्डर जो है इनका मिडिल ऑर्डर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, और जो भी फाइनल बैटिंग ऑर्डर होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे ही दूंगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। अब अगर मैं मलिक की बात करूँ तो इन्होंने सीपीएल में अब तक कुल 56 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 1707 रन किया है, 121 का स्ट्राइक रेट है, 39 का एवरेज है और 81 का इनका हाईएस्ट स्कोर है। और 56 मुकाबलों में इन्होंने 30 पारियों में गेंदबाजी की है और 16 विकेटें भी इन्होंने निकाली हैं। ये जो मैं गेंदबाजी की पारियाँ दिखा रहा हूँ ये मैंने नया इंक्लूड किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि यह चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि कौन बॉलर कितनी इनिंग में गेंदबाजी करता है ये भी आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद अगर मैं हेटमायर की बात करूँ तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहते हैं, और इनका जो स्टैट्स है वो भी बेहतर है, और यहाँ के एक की प्लेयर है, इसी वजह से मुझे लगता है कि इनको 4 ओवर पे जरूर खेलने का मौका मिलेगा। अब अगर मैं हेटमायर की बात करूँ तो इन्होंने अब तक कुल 36 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 931 रन किया है, 134 का इनका स्ट्राइक रेट है, 30 का एवरेज है और 100 का इनका हाईएस्ट स्कोर अब तक रहा है। और प्लेयर काफ़ी बढ़िया हैं, अगर आप लोग स्मॉली खेलते हो तो आपके लिए डिफ़ॉल्ट पिक बनेंगे। और अगर ऐसा हो जाता है कि यह नीचे बल्लेबाजी करते हैं, अगर 6 नंबर तक बल्लेबाजी इनकी चली जाती है तो फिर उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, तो आप लोग बैटिंग ऑर्डर को देख लीजिएगा पहले, उसी के हिसाब से इनको पिक या मिस कीजिएगा। इसके बाद मोहम्मद हफीज़ का नाम आता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हो सकता है कि इनको टॉप ऑर्डर में खिलाया जाए, और यह 3 नंबर तक भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, या इनको 4 नंबर पर भी बल्लेबाजी कराया जा सकता है। अब वो सारी चीज़ें जो हैं पूरन के ऊपर हैं। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर देखिए अगर टॉप ऑर्डर इनका चलता है, अगर टॉप 3 या फिर टॉप 4 यही अगर 12 या फिर 14 ओवर तक खेल जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि निकोलस पूरन खुद को प्रमोट कर लेंगे। अगर ऐसा भी होता है कि टॉप 3 है जो वो 12 ओवर तक खेल गए, तो उसके बाद 4 नंबर पर सीधा निकोलस पूरन आ जाएंगे, क्योंकि हिटिंग एबिलिटी की अगर मैं बात करूँ ना तो सब में से सिर्फ और सिर्फ निकोलस पूरन के पास सबसे बेहतर है। इनका स्ट्राइक रेट भी आप लोग देखेंगे तो सबसे बेहतर इनका ही है, और हीटर ये बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं, बहुत ही ज़्यादा पावर हीटर है। अब अगर मैं हफीज़ की स्टैट्स की बात करूँ ना तो इन्होंने अब तक कुल 36 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 572 रन किया है, 101 का स्ट्राइक रेट है, 19 का एवरेज है और 50 का हाईएस्ट स्कोर अब तक कर रहा है। और 36 में से 33 मुकाबलों में इन्होंने गेंदबाजी की है, और 33 मुकाबले ही ये खेले हैं, क्योंकि 36 मुकाबले तो हैं मगर उसमें से 3 मुकाबले जो थे वो बारिश के कारण रद्द हो गए थे, और उसमें इन्होंने 22 विकेटें भी चटकाई हैं। तो गेंदबाजी भी अच्छी खासी कर सकते हैं, और बल्लेबाजी से तो ये आपको पॉइंट देंगे ही, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पिक है आपके लिए। इसके बाद निकोलस पूरन की बात करूँ तो इनका आप लोग इतना नीचे देख के इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि यह खुद के बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, और यह किसी भी नंबर पे बल्लेबाजी कर सकते हैं। इनके अगर मैं स्टैट्स की बात करूँ तो इन्होंने 71 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 1281 रन किया है, 147 का स्ट्राइक रेट है, जो कि इनका सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि इनका जो स्ट्राइक रेट है वो हमेशा हाई रहता है, और काफ़ी जल्दी काफ़ी ज़्यादा रन कर देते हैं, इसी वजह से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक साबित हो सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इनका एवरेज जो है वो 24 का है, और 100 का इनका हाईएस्ट स्कोर है। अब अगर मैं बात करूँ तो इस टीम की गेंदबाजी आती है, और इस टीम में ना बस यही दिक्कत मुझे लग रही है कि टीम में जो गहराई नहीं है, तो गहराई के लिए हो सकता है कि किसी और एक बल्लेबाज को खिलाया जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर ऊपर में देखूँ ना तो इन सब में से काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स गेंदबाजी कर सकते हैं। हेमराज गेंदबाजी कर सकते हैं, मलिक कर सकते हैं, और हफीज़, ये सब गेंदबाजी कर सकते हैं। और हफीज़ तो एक प्रॉपर गेंदबाज है, और मलिक और हेमराज जो है वो पार्ट टाइमर बन सकते हैं। इसके बाद अगर मैं इन सारे प्लेयर्स के स्टार्ट्स की बात करूँ ना तो सिंचर ने अब तक कुल 5 मुकाबलों में 5 विकेटें चटकाई हैं। नवीन उल हक ये 10 में गेंदबाजी कर सकते हैं और एक इंपॉर्टेंट पिक है, इन्होंने 10 मुकाबलों में 11 विकेटें चटकाई हैं। इसके बाद इमरान ताहिर, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि ये इस पिच पे जो है स्पिन डोमिनेट कर सकती है, तो इसी वजह से इमरान ताहिर तो आपके लिए बिल्कुल डिफॉल्ट पिक बनेंगे। अगर खेलते हैं तो आप लोग इनको अपनी टीम में जरूर रखिएगा। इन्होंने कुल 32 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 47 विकेटें चटकाई हैं, और रोमारियो सेफर्ड इन्होंने 21 मुकाबलों में 23 विकेटें चटकाई हैं, और स्मिथ ने 14 मुकाबलों में 11 विकेटें। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ ना तो इंपॉर्टेंट बॉलर्स आपके लिए इमरान ताहिर और नवीन उल हक, उसके बाद ये तीनों लगभग बराबर हैं, मगर फिर भी इंपॉर्टेंट जो है यही दोनों हैं, और इन दोनों को आप लोग जरूर अपनी टीम में रखिएगा। इसका अगर मैं बेंच की बात करूँ ना तो बेंच से देखिए जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ब्रैम्बल को खेलने का मौका मिल सकता है, क्योंकि स्क्वाड में ज़्यादा प्लेयर्स भी नहीं दिख रहे हैं मुझे। और अगर मोटी और स्मिथ खेलते हैं तो इनके बारे में मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे बता दूंगा कि यह किस ऑर्डर पे खेल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अब तक इंटरनेशनल में भी कुछ नहीं खेला है और कहीं भी इन्होंने अब तक कुछ नहीं खेला है, तो इसी वजह से मैंने इनका कोई स्टेट्स नहीं दिखाया है। बाकी ब्रैम्बल की बात करूँ तो इन्होंने 13 मुकाबलों में 77 रन किया है, 91 का स्ट्राइक रेट है, 8 का एवरेज है और 27 रन है, तो इसी वजह से कुछ ज़्यादा खास इन्होंने किया नहीं है, इसी वजह से मैंने इनको प्लेइंग 11 में ऊपर दिखाया नहीं।
इसके बाद सलाम खिल ने अब तक डेब्यू नहीं किया है। और नीट की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने 4 मुकाबलों में 3 विकेटें चटकाई हैं। तो इनका बेंच भी मुझे काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है। बेंच से मुझे कुछ खास प्लेयर्स दिख नहीं रहे हैं और इसी वजह से इनकी जो बल्लेबाजी है ना वो थोड़ी बहुत वीक हो जाएगी, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर ढह गया, क्योंकि ऊपर के सारे प्लेयर्स तो अच्छे हैं मगर फिर भी बल्लेबाजी में गहराई नहीं है और नीचे आके कोई हिटिंग करने वाला नहीं है। अगर पूरा आउट हुआ हिटिंग एबिलिटी की कमी इस टीम को खल सकती है। अब अगर मैं नाइट राइडर्स की बात करूँ तो इनकी तरफ से लंदन सिमंस तो ओपन करेंगे। इन्होंने 82 मुकाबलों में 2436 रन किया है, 120 का स्ट्राइक रेट, 33 का एवरेज और 97 का हाईएस्ट स्कोर अब तक कर रहा है। और प्लेयर काफ़ी बेहतर है, जब चलते हैं तो आपके लिए शतक भी लगा के दे सकते हैं और एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आप लोग इनको जरूर अपनी टीम में रखिएगा और ना ही सिर्फ रख सकते हैं, आप इन्हें कप्तान और कप्तान तक ट्राई कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं सेफर्ड की बात करूँ तो ये भी आपके लिए ओपन करने आएंगे। इन्होंने 12 मुकाबलों की 9 पारियों में 133 रन किया है, 109 का स्ट्राइक रेट, 22 का एवरेज और 39 का हाईएस्ट स्कोर अब तक करा है। तो यहाँ पे उतना अच्छा ये नहीं कर पाए हैं। और ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं ना जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं और फिर ऐसे कंट्रीज़ में आते हैं जहाँ पे स्पिन को मदद होती है, तो ये जरूर स्ट्रगल करते हैं और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये उतने इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहेंगे। मगर फिर भी अगर पिच ऐसी हुई जो कि बल्लेबाजी को सपोर्ट करे तो फिर ये इंपॉर्टेंट पिक बन जाएंगे। तो जो पिच रिपोर्ट होगी वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दूँगा और पिच रिपोर्ट को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कॉलिन मुनरो, ये एक बड़े प्लेयर है और न्यूजीलैंड का जैसे मैंने कहा, तो आप इन पे उस चीज़ का ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि यह एक समय में T20 के नंबर 1 बल्लेबाज भी थे। तो इसी वजह से यह इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे आपके और आप लोग इनको जरूर टीम में रखिएगा। इनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने अब तक कुल 54 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 1753 रन किया है, 137 का स्ट्राइक रेट, 39 का एवरेज और 100 का हाईएस्ट स्कोर अब तक करा है और एक बड़े प्लेयर है। तो आप लोग इनको जरूर टीम में ट्राई कीजिएगा। इसके बाद सुनील नारायण, इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो थोड़ा बहुत डाउटफुल है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये सुनील नारायण को ओपन कराया जाए और टीम सैफर्ड को 3 पे खिलाया जाए या फिर सैफर्ड को 4 पे भी खिलाया जा सकता है। तो उसके उसमें मुनरो का जो बैटिंग ऑर्डर है वो 3 ही रहेगा। तो ये सारे चेंजेस इस टीम में भी हो सकते हैं। और एक जो चेंजेस हो सकता है कि पोलार्ड खुद को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट करे और वो 4 नंबर पर खेले और फिर नारायण 6 पे खेले, जो कि मुझे थोड़ा बहुत बेहतर लग रहा है, क्योंकि नारायण का जो रिसेंट फॉर्म है ना वो उतना अच्छा नहीं है। बल्लेबाजी का मैं बात कर रहा हूँ, गेंदबाजी में अच्छा कर ही रहे हैं मगर फिर भी नारायण का बल्लेबाजी में उतना अच्छा रिसेंट फॉर्म नहीं है। तो उसी वजह से अगर नारायण को नीचे खिलाएगा 6 या 7 पे और पोलार्ड खुद को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर करे या फिर वेबस्टर भी ऊपर आए, तो यह TKR के लिए थोड़ा बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। बाकी जो फाइनल बैटिंग ऑर्डर होगा वो तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दे ही दूंगा। अब अगर मैं नारायण की बात करूँ तो इन्होंने अब तक कुल 76 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 625 रन किया है, 137 का स्ट्राइक रेट, 13 का एवरेज और 79 का हाईएस्ट स्कोर अब तक करा है। और इन्हीं 76 मुकाबलों में इन्होंने 78 विकेटें चटकाई हैं और गेंदबाजी से आपको पूरे के पूरे 4 ओवर करते हुए नजर आएंगे। इंपॉर्टेंट बॉलर हैं और इनको आप लोग जरूर अपनी टीम में रखिएगा। इसके बाद मैं इस टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज की बात करूं जो कि दिनेश रामदीन है। इन्होंने 86 मुकाबलों में 1443 रन किया है, 118 का स्ट्राइक रेट है, 29 का एवरेज है और 84 का हाईएस्ट स्कोर है। यह बल्लेबाज तो काफ़ी अच्छे हैं मगर इनकी जो दिक्कत आती है ना कि इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो हमेशा नीचे रहता है। यहाँ पे तो मैंने फिर भी 5 पे दिखाया हुआ है, मगर फिर भी इनका बैटिंग ऑर्डर जो ज़्यादातर रहता है वो 6 या 7 पर रहता है और इनको ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिलता है। अगर इनको बल्लेबाजी मिलती है तो ये अच्छी कर सकते हैं, मगर बल्लेबाजी ना मिले तो फिर ये पॉइंट्स तो नहीं देंगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर TKR की सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी होती है तो उसके उसमें आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे आपके लिए, क्योंकि इस टीम का जो टॉप ऑर्डर है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉग है। और ऐसा भी हो सकता है कि पोलार्ड खुद को टॉप ऑर्डर में प्रमोट कर लें और वेबस्टर भी एक अच्छे खासे बल्लेबाज हैं। तो उसी वजह से मुझे नहीं लगता है कि रामदीन उतने अच्छे पिक आपके लिए बनने वाले हैं। अब इसके बाद अगर मैं पोलार्ड की बात करूँ तो अगर देखिए, अगर ऐसा होता है कि TKR का टॉप ऑर्डर चल जाता है तो उसके इसमें क्या होगा कि पोलार्ड खुद को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट कर ही लेंगे। और बैटिंग ऑर्डर में ना सिर्फ प्रमोट करेंगे, क्योंकि अगर ये 20 गेंदे भी खेल गए ना तो उसमें भी आपके लिए ये 50 करके दे सकते हैं। यहाँ पे हिटिंग इनकी बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहती है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहती है। और ये जो है टीम के कप्तान भी है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि गेंदबाजी भी कुछ ना कुछ करने वाले हैं। अब अगर मैं इनके स्टैट्स की बात करूँ तो इन्होंने अब तक कुल 81 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 1966 रन किया है, 153 का स्ट्राइक रेट है। ये देखिए इनका जो स्ट्राइक रेट है वो पूरन से भी बेहतर है। और जैसे मैंने बताया कि वो अपनी टीम पे हार्ड हिटर है, तो ये अपनी टीम पे हार्ड हिटर है और दोनों ही अपनी टीम के कप्तान है, बड़े प्लेयर है काफ़ी। तो आप लोग इन दोनों को जरूर टीम में रखिएगा। इसके बाद मैं बात करूँ तो एवरेज जो है वो 37 का है और 104 का इनका हाईएस्ट स्कोर है। और 81 में से 56 मुकाबलों में इन्होंने गेंदबाजी की है, जिसमें कि इन्होंने 55 विकेटें चटकाई हैं। अगर इनकी टीम पहले गेंदबाजी करती है ना तो ये भी हो सकता है कि ये खुद डेथ में गेंदबाजी करे और 2 से 3 ओवर डेथ में ये कर सकते हैं। और अगर ये डेथ में गेंदबाजी करेंगे ना तो जरूर ये विकेट निकालेंगे, क्योंकि इनके पास एबिलिटी है कि वो विकेट निकाले। और मैंने इनका जो एक चीज़ देखा हुआ है कि जब ये टीम के कप्तान होते हैं ना तो टीम को फ्रंट से लीड करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी कप्तान के लिए कि टीम को फ्रंट से लीड करते हैं। क्योंकि कितने सारे बल्लेबाजों को आप लोगों ने देखा होगा कि वो खुद के बैटिंग ऑर्डर को नीचे कर लेते हैं और जब मुश्किल टाइम आता है तो फिर
बाकी बल्लेबाजों को आगे भेजते हैं, खुद डेथ में नहीं आते हैं। मगर पोलार्ड ऐसा नहीं करते हैं। पोलार्ड जो है डेथ में गेंदबाजी भी करते हैं और फिर खुद को बैटिंग ऑर्डर में भी ऊपर खिलाते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस करके भी देते हैं, और इसी वजह से जो है इनका इतना बड़ा नाम है वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो टियन वेबस्टर आते हैं। इन्होंने अब तक कुल 14 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 273 रन किया है, 106 का स्ट्राइक रेट है, 27 का एवरेज है और 66 का हाईएस्ट स्कोर है। इनको भी बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया जा सकता है, इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। इनको भी बैटिंग ऑर्डर में 3 या 4 पे खिलाया जा सकता है, क्योंकि इनका भी स्टैट्स मुझे अच्छा ही दिख रहा है। बल्लेबाजी हो सकता है कि अच्छी खासी करें। इसके बाद अगर मैं इस टीम की गेंदबाजी की बात करूँ तो रामपाल के बारे में एक बात बता दूँ, ये भी अच्छी खासी हिटिंग कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये आपको 20 से 30 रन करके दे दे, और लप्पेबाजी ये कर सकते हैं अच्छे खासे। अगर लप्पे लगा दिए तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक बन जाएंगे। इन्होंने अब तक कुल 39 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 47 विकेटें चटकाई हैं। जेडन की बात करूँ तो इन्होंने 6 मुकाबले में 8 विकेटें चटकाई हैं। अकील हुसैन ने 37 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 30 पारियों में इन्होंने गेंदबाजी की है और 20 विकेटें चटकाई हैं। और खैरी पेरे ने अब तक कुल 35 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 34 विकेटें चटकाई हैं। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो इनिंग है मैंने सिर्फ और सिर्फ अकील हुसैन के सामने दिखाया हुआ है, क्योंकि अकील हुसैन ही है जिन्होंने मैचेस के मुकाबले कम मुकाबलों में इन्होंने गेंदबाजी की है, और बाकी सारे जितने गेंदबाज हैं उन्होंने हर मुकाबले में ही गेंदबाजी की है। तो इसी वजह से मैं अगर ऐसे लिख दूँ कि 39 मुकाबले की 39 इनिंग में से आप लोगों को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, और उससे मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, तो इसी वजह से मैंने वो नहीं दिखाया। अब अगर मैं बेंच के प्लेयर्स की बात करूँ तो इनका बेंच भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले डैरन ब्रावो का नाम आता है। ये भी अगर खेलते हैं तो ये टिक के बल्लेबाजी कर सकते हैं, और ये टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे। इन्होंने 81 मुकाबले अब तक खेले हैं, जिसमें इन्होंने 1726 रन किया है, 119 का स्ट्राइक रेट, 33 का एवरेज और 94 का हाईएस्ट स्कोर अब तक करा है। इसके बाद अगर मैं इसरू उदाना की बात करूं तो ये भी लोअर ऑर्डर में आके अच्छी खासी हिटिंग कर सकते हैं और डेथ में भी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो अगर खेलते हैं तो ये भी आपके लिए डिफ़ॉल्ट पिक बनेंगे, बहुत ही बढ़िया पिक बन सकते हैं। मगर फिर भी यह श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, इसी वजह से मुझे जहाँ तक लगता है कि इनको बेंच पे बैठना पड़ सकता है। और एक बात अगर मैं कहूँ तो इन्होंने अब तक CPL में कोई मुकाबला नहीं खेला है, इसी वजह से मैंने इनका इंटरनेशनल का रिकॉर्ड दिखा दिया। वही आपके लिए काफ़ी होगा इनके बारे में जानने के लिए। तो इन्होंने अब तक कुल 34 मुकाबले इंटरनेशनल में खेले हुए हैं, जिसकी 25 पारियों में इन्होंने 256 रन किया है, 137 का स्ट्राइक रेट, 18 का एवरेज और 84 का हाईएस्ट स्कोर अब तक करा है। और इसी में इन्होंने 27 विकेटें भी चटकाई हैं। और यह एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी से आप उतना उम्मीद मत कीजिएगा, मगर फिर भी हार्ड हिटिंग कर सकते हैं और 20 से 30 रन की पारी आपके लिए खेल के दे सकते हैं। इसके बाद फिलिपी को भी हो सकता है कि किसी गेंदबाज की जगह खेलने का मौका मिल जाए। इन्होंने 14 मुकाबले में 9 विकेटें चटकाई हैं। जूलियन के खेलने का चांस कम है, अगर खेलते हैं तो इनके बारे में मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे बता दूंगा, क्योंकि इन्होंने अब तक इंटरनेशनल में भी कुछ खेला नहीं है और CPL में भी अब तक इन्होंने खेला नहीं है। इसके बाद यासिर शाह की बात करूँ तो इनको भी अब तक CPL में खेलने का मौका मिला नहीं है। इन्होंने PSL में 27 मुकाबलों में 26 विकेटें चटकाई हैं। क्योंकि अब देखिए जिसका मुझे CPL का स्टैट्स नहीं मिला, तो मुझे जो भी मिला मैंने आप लोगों के सामने दिखा दिया है, क्योंकि आप लोग इसी से अंदाजा लगा लीजिएगा। अगर ये खेलते हैं तो आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी होगा। अब अगर मैं टीम की बात करूँ तो टीम की बात करने से पहले आप लोगों को बता दूँ कि यह मेरी सिर्फ और सिर्फ एक डेमो टीम है। फाइनल टीम जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और अगर अब तक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अब अगर मैं टीम की बात करूँ तो विकेट कीपिंग में मैंने फिलहाल निकोलस पूरन को लिया हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो सेफर्ड के साथ जा सकते हैं, क्योंकि पूरन जो है वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे और सेफर्ड आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। मगर फिर भी मुझे जहाँ तक लगता है कि पूरन बेटर ऑप्शन है सेफर्ड से। अगर आप लोग चाहें तो सेफर्ड के साथ जा सकते हैं और रामदीन को आप लोग ग्रैंडलिंग में ट्राई करें तो बेटर होगा। इसके बाद अगर मैं बल्लेबाजी में बात करूँ तो मैंने मुनरो, सिमंस और हेमराज को लिया हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो हेटमायर, ब्रेंडन किंग, मलिक, इन सब को ट्राई कर सकते हैं, मगर फिर भी इनमें से मैंने किसी को ट्राई नहीं किया है। आफ्टर टॉस हाई चांस है कि मैं हेटमायर को ट्राई करूंगा, मगर फिर भी मैंने फिलहाल के लिए इनको ट्राई नहीं किया हुआ है, कि जगह जो है मेरी टीम में फिलहाल बन नहीं रही थी। मगर फिर भी हो सकता है कि मैं आफ्टर टॉस इनको ट्राई कर लूँ। अब अगर आप लोग ग्रैंडली खेलते हो ना, तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हो कि हेमराज को ड्रॉप करके किसी एक बल्लेबाज को यहाँ से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये ओपन करेंगे और कुछ गेंदबाजी कर सकते हैं। और रिसेंट टाइम में इन्होंने गेंदबाजी की है, इसी वजह से मैंने इनको टीम में पिक किया हुआ है। हो सकता है आफ्टर टॉस कि मैं इन्हें टीम से ड्रॉप भी कर दूँ, और ऐसा भी हो सकता है कि इनको ड्रॉप करके मैं सीधा हेटमायर को पिक कर लूँ, तो उससे जो है मेरी टीम थोड़ी बैलेंस रहेगी और मेरे पास एक क्रेड भी है जिसमें कि यह चीज़ मैनेज मैं कर लूँगा। तो आप लोग चाहें तो अभी भी इस चेंज को कर सकते हो। और बाकी अगर आप लोग चाहें तो किंग और मलिक इन सबको आप लोग ट्राई कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं ऑलराउंडर में बात करूँ तो मैंने पोलार्ड, हफीज़ और नारायण को पिक किया है, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि इस पिच पे जो स्पिन का मदद है, तो उसी वजह से मैंने हफीज़ और नारायण को लिया हुआ है। और पोलार्ड के बारे में तो मैंने कह ही दिया कि यह डेथ में भी गेंदबाजी कर सकते हैं और बल्लेबाजी भी काफ़ी अच्छी खासी कर सकते हैं, तो इसी वजह से मैंने इनको टीम में फिलहाल ट्राई किया है। और अगर उदाना खेलते हैं तो मैं इनको जरूर टीम में ट्राई करूँगा, मगर इनके खेलने का चांस कम है, इसी वजह से मैंने इनको टीम में ट्राई नहीं किया है। अगर मैं गेंदबाजी में बात करूँ तो मैंने इमरान ताहिर, रवि रामपाल, नवीन उल हक और खैरी पेरे को लिया हुआ है, क्योंकि खैरी पेरे भी एक स्पिनर है, इसी वजह से मैंने इनको ट्राई किया हुआ है। अब आफ्टर टॉस हो सकता है कि मैं यहाँ से रवि रामपाल की जगह पे यहाँ से हेटमायर, मलिक या फिर किंग किसी भी एक बल्लेबाज को ट्राई कर लूँ, मगर फिर भी मैंने फिलहाल रवि रामपाल को लिया हुआ है, क्योंकि मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे गेंदबाज जो है वो डोमिनेट करते हैं, खास करके स्पिन गेंदबाज, मगर फिर भी रवि रामपाल पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं और यह डेथ में भी अच्छी खासी गेंदबाजी कर सकते हैं। और रवि रामपाल के बारे में एक बात बता दूं कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है।
ये इंग्लिश वनडे कप भी खेले हुए हैं, इंग्लिश T20 ब्लास्ट भी खेलते हैं, बिग बैश में भी कुछ मैचेस इन्होंने खेले हुए हैं, हर जगह इन्होंने मैचेस खेले हुए हैं और इनको हर जगह का नॉलेज है। तो इसी वजह से एक्सपीरियंस इनके पास काफ़ी ज़्यादा है डोमेस्टिक में और एक अच्छे खासे बॉलर, इसी वजह से मैंने इनको इतना इंपॉर्टेंस दिया है। अगर आप लोग चाहें तो इनको टीम से ड्रॉप भी कर सकते हो, वो चीज़ आपके ऊपर है। अब अगर मैं कप्तान वाइस कप्तान की बात करूँ तो मैंने फिलहाल के लिए कप्तान पोलार्ड और वाइस कप्तान हफीज़ को किया हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो ग्रैंड लीग में आप लोग मुनरो और सिमंस को ट्राई कर सकते हो, मगर फिर भी मेरा इनको ट्राई नहीं करने का कारण यह है कि यहाँ पे जो है गेंदबाज डोमिनेट करते हैं और गेंदबाजी ज़्यादा हावी रहते हैं, तो इस वजह से मैंने इनको ट्राई नहीं किया है। और जहाँ गेंदबाज हावी रहते हैं ना, वहाँ सेफ ऑप्शन बन जाते हैं ऑलराउंडर्स। ये चीज़ आप लोगों के लिए एक ट्रिक साबित होगी कि जहाँ पिच पे बॉलिंग जो है वो डोमिनेट करती है, तो वहाँ ऑलराउंडर आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं, ना ही कि बल्लेबाज। ऑलराउंडर और उसके साथ आपके लिए कुछ अच्छे गेंदबाज होंगे तो वो भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक बन जाएंगे। और अगर आप लोग ग्रैंड लीग में ज़्यादा कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो आप लोग इमरान ताहिर के साथ जा सकते हो, या फिर खैरे पेरे, ये भी जब विकेट निकालते हैं तो गुच्छे में विकेट निकाल सकते हैं, तो ये दोनों भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक बनेंगे और इन दोनों का आप लोग ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। और आफ्टर टॉस ऐसा भी हो सकता है कि मैं इमरान ताहिर को वाइस कैप्टन कर दूँ, मगर फिर भी काफ़ी लेस चांस है, मगर फिर भी हो सकता है कि मैं कर दूँ। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी यह मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।